नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है और आज के इस वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव के परिणामों ने ढेर सारे राजनीतिक निहितार्थों को जन्म दिया है। एक राजनीतिक निहितार्थ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद वहां वापसी की है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में विजय का जो मुकुट था वो अपने माथे पर लगाने में सफल हो गई। उसके बाद कई और राजनीतिक निहितार्थ हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे चुनिंदा फैक्टर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वापसी कराने में मदद की है। तो आज इस वीडियो ब्लॉग के जरिए हम उन तमाम कारणों का विश्लेषण करेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसने भारतीय जनता पार्टी के इस लंबे राजनीतिक वनवास को दूर किया है और दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार होगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पहले से सरकार है और अब हमें यह देखने को भी मिलेगा कि केंद्र और राज्य किस तरीके से मिलकर दिल्ली के लिए एक अलग विकास मॉडल प्रस्तुत करते हैं। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां मूलभूत सुविधाओं पर बहस हो रही है, वहां पे प्रदूषण पे बहस हो रही है, वहां की नदियों को लेकर बहस हो रही है, उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट मॉडल के जरिए ठीक करती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के राजनीतिक निहितार्थ क्या है। पहली चीज कि जब हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि जो वहां 70 सीटें हैं उसमें से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। और यह 48 सीटों की जो संख्या है वो बहुत विशाल है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटें मिली थी, यानी कि 40 सीटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है वह तकरीबन 48% के नजदीक रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं और एक बार फिर लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। वह फिर दो सीट जीरो वाले सीट नंबर पे सिमट गई है। 2015 में जीरो थी, 2020 में जीरो थी और अब 2025 में भी कांग्रेस पार्टी की कुल सीटें जीरो पर सिमट गई हैं। यानी कि इस 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़त तो हासिल कर ली, लेकिन वहीं कांग्रेस लगातार दिल्ली की जनता का मत विश्वास जीतने में असफल हो रही है। अब अगर आप भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीते हुए कारणों को देखते हैं तो कुछ कारण ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे जो पहली चीज हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो दिल्ली, जिसे मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी आबादी के रूप में देखा जाता है, वहां इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मैसिव सपोर्ट देखने को मिला है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात रही वो ये था कि मोदी फैक्टर और एक मजबूत नेतृत्व का जो मोदी का चेहरा है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों का विश्वास कम हुआ है। वहां एंटी इनकम्बेंसी थी जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को मिला है। चौथी चीज कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत यूनाइटेड और एक अग्रेसिव कैंपेनिंग की जिससे दिल्ली की जनता का विश्वास वो हासिल करने में सफल रही। इसके अलावा अपोजिशन वोटों में बिखराव भी रहा। खासकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तकरीबन 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा कई मुस्लिम वोटरों की बहुल्य सीटों पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी का नुकसान किया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, जो रेमडी की पॉलिटिक्स है, उसका बड़ा शानदार काउंटर किया, जिसका अनोखा उदाहरण आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली को ट्रेडर और छोटे व्यापारियों का शहर भी कहा जाता है। वहां बहुत बड़ा एक तबका है, एक वोटर तबका है जो व्यापार से जुड़ा है, दुकानों से जुड़ा है। उसका सपोर्ट इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलेआम दिखाई पड़ा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट के लिए ही इस समय एक अलग और अनोखी पार्टी के रूप में जानी जाती है, यह भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें मिडिल क्लास सपोर्ट की तो दिल्ली में 67% ऐसी आबादी है जिसे हम मिडिल क्लास के रूप में देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस तबके ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जब फ्रीबीज की अपील की और जब लगा कि फ्रीबीज के जरिए ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में उतरना चाहती है, तब जब टैक्स में यह कहा गया कि 12 लाख
तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जब बजट में कहा गया और जब 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट की गई, तो एक मिडिल क्लास का तबका जो सरकारी नौकरियों में है, जो नौकरियों में है, जो इनकम टैक्स भरता था, जिसकी सैलरी कम थी, उन तमाम बड़ी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चुना। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के फ्रीबीज को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के 8th पे कमीशन, जीरो टैक्स एट 12 लाख रुपीस वाली चीजों को स्वीकारा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को मिडिल क्लास का एक जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है, वो स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आगे किया। किसी भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को अटैक करती रही कि आपके पास चेहरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया, क्योंकि लगातार 2014 से 2019, फिर 19 के बाद 24 में अगर आप लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे तो नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जिन्होंने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां मोदी फैक्टर पर चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी लगातार अटैक कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कहां है। लेकिन अंत में जो मोदी का पर्सनल ब्रांड और पॉपुलैरिटी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में जीत के राह खोल दी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए जो विश्वास था वो लोगों में गिरा। सबसे पहली चीज तो जो एक्साइज पॉलिसी स्कैम हुआ, जो शराब घोटाला हुआ, जो शीश महल की कंट्रोवर्सी हुई कि कोविड के दौरान अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपया जनता का लगाकर अपने लिए महल बना रहे थे, उन तमाम चीजों ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे को चोट पहुंचाया। जो व्यक्ति ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आया था, जो व्यक्ति सादगी के नाम पर सत्ता में आया था, वो व्यक्ति ना तो ईमानदार दिखाई पड़ रहा था, ना तो सादगी का चेहरा दिख रहा था। वो व्यक्ति भी उन राजनेताओं की तरह दिखने लगा था जो बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, एक रॉयल जिंदगी जीते हैं। इस तरीके का चेहरा अरविंद केजरीवाल बन गए और ये जो मिसट्रस्ट हुआ ना, इसने दिल्ली के वोटरों को इस पार्टी से दूर कर दिया। इसके अलावा जिस गवर्नेंस की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, वहां पे सड़कों को जो है गड्ढे का एक बड़ा मामला बन गया, साफ सफाई का मामला था, और भी तमाम गवर्नेंस के चैलेंजेस थे, वाटर क्राइसिस थी, तमाम ऐसी चीजें थी जो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का काम कर गई। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी एंटी इनकम्बेंसी पर लोगों का भरोसा जीत लिया और खुद एक अलग गवर्नेंस मॉडल को रखने का वादा किया, एक अलग आर्थिक मॉडल को रखने का वादा किया और चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी की गारंटी को सामने कर दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां कैंपेनिंग की है, मुझे लगता है किसी छोटे राज्य में कैसे एक पार्टी कैंपेनिंग करती है, दिल्ली उसका अनोखा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन तमाम लोगों ने जो वहां अग्रेसिव कैंपेनिंग की, जिस तरीके से रैली की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली, अमित शाह अलग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी लगातार दौरे कर रहे हैं, और जिस तरीके की अग्रेसिव कैंपेनिंग दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने की, मतलब वो नेता जैसे अश्वनी वैष्णव हो या भूपेंद्र यादव हो, जो लोग इस देश के बड़े राज्यों का चुनाव देखते हैं, उन लोगों को 2-2 लोकसभा सीटों का प्रभार दे दिया गया था कि आप भैया इन 5-7 विधानसभा सीटों का मैनेज करिए। तो इस तरीके की माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी इस बार कर रही थी। इसके अलावा जो अपोजिशन वोटों की डिवीजन की बात की जाए, जैसे नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रवेश साहिब शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया और जितने वोटों से चुनाव हराया है, कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित को उतने वोट मिले हैं। ऐसे ही 14 सीटों का जिक्र किया जा रहा है जहां कांग्रेस के मजबूती से लड़ने की वजह से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया है। भले ये फैक्टर मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो 3000 वोट संदीप दीक्षित को मिले हुए हैं उसी की वजह से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अगर संदीप दीक्षित नहीं लड़ते तो हो सकता है इन 3000 वोटों में से कुछ वोट और प्रवेश सिंह साई वर्मा को मिल जाते और इसकी वजह से वो चुनाव और ज्यादा वोटों से जीत जाते। तो लेकिन फिर भी यह एक बात तो है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल एक साथ लड़ते तो हो सकता है कि एक अलग नैरेटिव बनता, एक अलग परसेप्शन बनता। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अपोजिशन वोटों का जो बिखराव हुआ है उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर फायदा जरूर पहुंचा है। इसके बाद अगर हम फ्रीबी नैरेटिव की बात करें, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के वो चेहरे हैं जिन्होंने ये बताया कि जरूरी नहीं कि कैश फॉर वोट करने के लिए आपको किसी कानून का सामना करना पड़े। अगर आप इलेक्शन में कैश बांट कर वोट लेंगे तो ये कानूनी रूप से एक जुर्म है और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है।
इन्होंने देश की राजनीति में ये मॉडल पेश किया कि मुफ्त में चीजें बांट दो सरकार बनाते ही या सरकार बनाने के लिए, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी, तमाम वेलफेयर स्कीम चला दी और बिना बजट का ध्यान रखे मुफ्त 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 रेवड़ी रेवड़ी करके इन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की। बीजेपी ने शुरू में इसको बहुत काउंटर किया, उसे लगता था कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स खराब है और इस पे हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बीजेपी ने बाद में एक एडिशनल वेलफेयर इनिशिएटिव लाया, एक अलग तरीके का अनोखा मॉडल लाया गया और कहा गया कि भाई कैसे भी करके हमें इस फ्रीबीज नैरेटिव को तोड़ना होगा। और इसके लिए आप देखेंगे जैसे फ्री बिजली की बात की जा रही है, अब भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो इस चीज की बहस चल रही थी कि क्या हम भी फ्री बीज की घोषणा कर दें। तो आप देखेंगे घोषणा तो की जा रही है, लेकिन उसके वैकल्पिक एक मॉडल भी खड़ा किया गया, वो है पीएम सौर घर योजना, कि हर घर के ऊपर एक सोलर पैनल लगवा दो और उस सोलर पैनल से जो बिजली उत्पन्न हो रही है वही फ्री में बोल दो। और इससे क्या होगा कि एक तो हम हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ जाएंगे, दूसरा लोगों को मुफ्त में बिजली मिलने लगेगी, और तीसरा ये जो फ्री बिजली की पॉलिटिकल नैरेटिव का खेल चल रहा है इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, तो वहां पीएम सूर्य घर योजना का जिक्र बहुत ही प्रमुखता से किया गया था। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीबीज के नैरेटिव को कैसे और तोड़ा, ये कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई जो भी योजनाएं दिल्ली वालों को मिल रही हैं, अच्छी योजनाएं हैं तो हम उनको जारी रखेंगे। यानी कि अगर आपको बसों में मुफ्त यात्रा मिल रही है तो हम उसको जारी रखेंगे। तो जो फ्रीबीज का नैरेटिव था अरविंद केजरीवाल का, उसको भी इस बार के चुनाव में ध्वस्त कर दिया गया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली है ना, वो एक बहुत बड़े व्यापारी तबके की भी दिल्ली है, बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत बड़ा एक व्यापार वर्ग है, और उन लोगों ने जमकर जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। और इस बार वो आम आदमी पार्टी से परेशान थे। एक तो आम आदमी पार्टी उनके लिए बहुत कुछ कर नहीं रही थी राज्य सरकार के तौर पर, और ना बिजनेस रेगुलेशन था, ना टैक्सेशन को लेकर कुछ कर पा रही थी, ना कोई अर्बन प्लानिंग थी उसके पास। इन तमाम चीजों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया कि वो एक प्रो बिजनेस स्टैंड के साथ, एक टैक्स रिफॉर्म के साथ लोगों के सामने जाए और लोगों का विश्वास मत हासिल कर दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करें। इसके अलावा बूथ लेवल मैनेजमेंट, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक एक विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी बड़े बड़े नेताओं को थी, सांसदों को दी गई थी। बकायदा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के जो है हिस्से से उन सांसद और विधायकों को बुलाया गया जो पूर्वांचल के लोगों से कनेक्ट रखते हैं, जिनका पूर्वांचल के लोगों के बीच में अपील हो सकता है। क्योंकि बीजेपी में दिल्ली में 20 से ऐसी अधिक सीटें हैं जहां पूर्वांचल के मतदाता तय करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव, मैंने बताया था आपको कि एक एक सीट की जिम्मेदारी उन नेताओं को दी गई जो नेता अकेले एक एक राज्य मैनेज करते हैं चुनाव प्रबंधन के रूप में। तो इस तरीके की जो है ग्राउंड लेवल प्लानिंग की गई। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो वो एक बूथ कमेटी बनाते हैं, और बूथ कमेटी ही उनकी जो है सब कुछ उनके लिए जो है महत्वपूर्ण काम करती है। इसके लिए वो कैसे काम करते हैं, तो पन्ना प्रमुख, वोटर लिस्ट होती है ना, वोटर लिस्ट के एक पन्ना का एक प्रभारी वो नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद से वो वोटरों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और यही पन्ना प्रमुख अपने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ उन वोटरों तक पहुंचते हैं। फिर ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन किया जाता है कि भैया आपका जो वोटर है उसको आपको घर से निकालकर बूथ तक लाना है और वोट दी। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो ये कहती है कि अगर आपने बूथ जीत लिया तो आपने चुनाव जीत लिया है। और इसके बाद से एक कॉल सेंटर बनाया जाता है जिसे हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में समझ सकते हैं। उस कॉल सेंटर से फोन किए जाते हैं, फोन करके कहा जाता है कि भाई साहब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बोल रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप जाइए, वोट दीजिए, इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली में तकरीबन 30 लाख वोटरों को फोन किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 लाख वोटरों ने रिप्लाई किया कि वो वोट देकर आ चुके हैं। तो इस तरीके का बूथ लेवल मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसका फायदा उसे विधानसभा से लेकर हर चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। तो ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के राजनीतिक निहितार्थ हैं, ये इसका राजनीतिक विश्लेषण है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीतने के बाद भी
सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी जिस तरीके से विपक्ष ने उसका मजाक उड़ाया, जिस तरीके से विपक्ष ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को राइट ऑफ करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि कैसे हरियाणा में चुनाव जीता जाता है, कैसे महाराष्ट्र में चुनाव जीता गया और अब दिल्ली। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है, जो उसकी फंक्शनिंग है, जो उसका कार्यकर्ता है, जो उसके चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति है, वो कमजोर नहीं हुई है, बल्कि लोकसभा से बहुत से सबक लेते हुए अब पार्टी एक बार पुनः उसी रूप में दिखाई पड़ती है जहां वो हर चुनाव को ऐसे चुनाव के रूप में लड़ती है कि उसे हर हाल में जीतना ही है। तो ये था आज के इस पूरे वीडियो ब्लॉग का राजनीतिक निहितार्थ, निष्कर्ष, विश्लेषण। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।